तो गाइस हम लोग 45 ईयर के पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और इसमें जो चीट कोड स्मार्ट हैक्स वगैरह रहेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में अगर हम लोग देखें तो हमारे ये सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन आपका जो है कवर होगा, आपका सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, पंचायत, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिफ्थ शेड्यूल, सेवन शेड्यूल और आपका प्रीएम्बल और रेट्स, जो कि सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखेंगे 2025 का पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये 45 ईयर के पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको इस टेबल से पता चल जाएगा, जिसको वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो। गाइस ध्यान से सुनिए, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले 20 सेकंड मुझे दीजिए। आपसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे आपसे बात करनी है। देखिए, आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे टीचर्स आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं और बस आप क्या करते हो कि 2x पे या 1.5x पे वीडियो को चला देते हो और ये समझते हो कि बस हम लोगों ने पूरी वीडियो को देख लिया 2x पे लगा के और वो हमको याद हो गया। लेकिन फिर एंड ऑफ द रिजल्ट क्या निकलता है, एक महीने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है कि हमको कोई चीज हमारे माइंड में गई नहीं है। बट मेरा एम ये नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो को प्ले करे हो और पूरी ना देखो और आधे बीच में से छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में 11 से 12 जो है आवर की मेहनत किया हूं। अगर आप लोग सच में चाहते हो कि आपका जो है एग्जाम क्लियर करे, तो मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मैं अगर वो पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर पाऊं तो वो मेरी हार होगी। ठीक है, वो आप लोगों की हार नहीं होगी, वो मेरी हार होगी। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तरह से याद भी करवाऊंगा। बस मैं जो टेक्निक आपको बताने वाला हूं वो टेक्निक को आपको अच्छे से फॉलो करना है। बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए कि कैसे याद करवाना है, किस तरीके से करवाना है। जो हमारी 4R टेक्निक है उसको मैं करवाऊंगा। और ये बात मैं उन एवरेज स्टूडेंट को बोल रहा हूं जिनका अटेंशन स्पेन जो है वो कम हो गया है, रील चला के, शॉर्ट चला के जो है वो लॉन्ग वीडियो में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। देखिए, जो सीरियस एस्पिरेंट होगा उसको तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बट मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो बहुत बड़े बड़े ओवर थिंकर है और जो है शॉर्ट टाइम में जो है वो पूरी वीडियो नहीं देख पाते। तो आप लोग ध्यान रखो, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको चीजें याद होंगी। और इसके लिए आप लोगों को पहले प्रॉमिस करना होगा, कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करिए। प्रॉमिस या आप डायरेक्ट पी ले सकते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी चीजें आपको याद होंगी, क्योंकि काफी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर करवाई हैं और आगे भी जो है वो मैं करवाने वाला हूँ। तो इसको प्रॉमिस करिए, ये मैं आप लोगों से चाहता हूँ, ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और इसको करिए। देन इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू करिए। तो गाइस हमारी इस सीरीज का जो मेन एम है वो है आपके अंदर सीएस के माइंडसेट को डेवलप करना, यानी कि कॉमन सेंस प्लस नॉलेज। देखो, पूरी तरह से नॉलेज से भी कुछ नहीं होगा, पूरी तरह से कॉमन सेंस से भी कुछ नहीं होगा। कॉमन सेंस को मैं लेता हूँ इंटेलिजेंट गेस, गोल्डन रूल, हैक्स वगैरह, चिट कोड, ये जितने भी आपके मार्केट में जो भी नए नाम आ जाए ना वो सब आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये दोनों मिला के जो है फिर आप लोग जो है स्मार्ट बनेंगे। दैट इज वाई आप लोग हो स्मार्ट एस्पिरेंट पे। तो अगर हम लोग देखते हैं तो वो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ये रहा आपके सामने। अब आप लोग को क्या करना है कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको कमेंट सेक्शन में, और फिर बाद में जब हमारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे तब आप लोगों को अपने स्कोर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे। और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को ऑप्शन का जो है उसका एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जो है द केस ऑफ डिस्प्यूट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज रेफर टू। जब जो है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का जो मामला होता है वो किसको भेजा जाता है। तो सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करो कमेंट सेक्शन में। तो एक एक करके सारे ऑप्शन को देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कंडक्ट तो इलेक्शन तो करता है। अब बहुत सारे लोग कॉमन सेंस से जो है इलेक्शन कमीशन को ही लगाएंगे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपका, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोग बोल लो। तो ये जो है इलेक्शन तो कंडक्ट करवाता है बट कैन नॉट डिसाइड द डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट को डिसाइड नहीं करता है टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको अवॉइड करने के लिए, जो कि आर्टिकल 17(1) जो है पावर देता है आर्टिकल, तो उसके अंदर जो है ये बताया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण जो है वो ये डिस्प्यूट के बारे में नहीं बोलता है। ठीक है, चलो इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है वही डिसाइड करता है कि डिस्प्यूट के अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। ठीक है, तो जो आपके प्रेसिडेंट हैं और जो है वाइस प्रेसिडेंट है आर डिसाइडेड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स द फाइनल डिसीजन। उसी का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। सी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है अपना? क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो वो कैन नॉट परफॉर्म जो है वो जुडिशियल रिव्यू। तो ठीक है, और इसके बाद बात करें हमारा कि डी ऑप्शन क्यों है, वो नन ऑफ दिस है, क्योंकि वो एक तरीके से आप ये कह लो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव भी बोल रहा है कि ये तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। वो तो ऐसे ही डाल दिया, उस टाइम पे उनके पास कोई एग्जामिनर के पास ऑप्शन नहीं होगा तो उसने नन ऑफ दिस डाल दिया। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है एक्सप्लिसिटली नेम है सुप्रीम कोर्ट का। ओके,
अब इसके लिए आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि अगर डिस्प्यूट डेक की बात करें तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ओनली सुप्रीम कोर्ट। अब वो यहाँ पे ना आपसे एग्जामिनर ना कंफ्यूज कर देगा, सुप्रीम कोर्ट की जगह वो है हाई कोर्ट भी बोल सकता है, स्वैपिंग टेक्निक वो खेलता है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ। और देखिए जो इलेक्शन पिटीशन है फॉर एमपी और एमएलए, ये जो है हाई कोर्ट डिसाइड करता है। ये आपका जो आरटीए एक्ट है 1951 का, उसमें ये बताया गया है, ठीक है। स्मार्ट हैक्स एंड ट्रैप्स क्या है, अब ये ध्यान रखो कि जो हाई स्टेक लॉजिक है यहाँ पर वो वर्क करेगा। अब जैसे हेड ऑफ द स्टेट है, तो अब हेड ऑफ द स्टेट है जो प्रेसिडेंट है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर आते हैं, तो जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों का जो मामला है वो कौन देखेगा, बड़े बड़ी अथॉरिटी देखेगी, तो वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट। वैसे पार्लियामेंट भी है, बट पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट जो है वो डिस्प्यूट वगैरह नहीं देखती है, ट्रिब्यूनल वगैरह का काम नहीं करती है, ठीक है। यानी कि वो जो है ये आपके जुडिशियल रिव्यू वगैरह जो है ना वो परफॉर्म नहीं करती, वो काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये ध्यान रखना है कि नो ट्रिब्यूनल और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट कैन सेटल द सच डिस्प्यूट। इन तीनों में से जो है कोई भी इसको जो है सेटल नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। और क्या ध्यान रखना है, जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशनर है या आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यहाँ से रिलेटेड जो है पूछा जाता है, क्योंकि बेसिक थीम हमको यहाँ से ये निकलने को मिलती है। तो देखो पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम इसी तरह से किया जाता है। आप बोलेंगे कि सर एक क्वेश्चन का जो है बाल की खाल निकाल रहे हो, बट क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं, अभी आगे भी आप देखोगे तो यही थीम से क्वेश्चन आएंगे। तो पीवाईक्यू देखो, एक चीज आप समझ लो कि यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी ने हमको दो ही चीज दी है, एक दिया है उसका सिलेबस और एक दिया है पीवाईक्यू, ठीक है। तो ये दो ही चीज दी है जिससे हम लोग उसको समझ सकते हैं कि आखिर क्या चीज आने वाली है, क्या चीज नहीं आने वाली है। यही दो चीज जो है आपके धुरंधर जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं उनके पास है, और जो जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग है, जितने बड़े बड़े टीचर हैं, उन सबके पास भी यही दो चीज है। जब आपको पता है यही दो चीज है समझने के लिए, तो बस इन्हीं दो चीज पे रिलाय हो जाओ ना, आप खुद भी कर सकते हो वो चीज, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इन दोनों को ही पूरा जो है रेफरेंस लेके और निचोड़ लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, ताकि आप लोगों को जो है इतना टाइम ना लगे और इतनी मेहनत भी नहीं करना पड़े। तो आप लोगों के लिए मैं ये पूरी मेहनत करके आया हूँ, ठीक है। चलो, तो इसका जो आर्टिकल है आपको ये ध्यान रखना है कि 3 to 4 है, ये अपॉइंटेड करा जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर होता है इनमें 6 साल तक का, या जो है 65 एज जो भी पहले हो जाए। और रिमूवल जो है वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो उनकी तरह जो है इनका रिमूवल होता है, इनको हटाया जाता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है। और स्टेटस जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है इनकी। और करंट स्टैंड के बारे में बात करें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और अगर बात करें यहाँ पर जो है 2 इलेक्शन कमिश्नर आपको देखने को मिलते हैं। रीअपॉइंटमेंट के बारे में बात करें, नो बैरेट कैन बी अपॉइंटेड एल्सवेयर, तो वो कभी कहीं पर भी जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। अब क्या क्या ट्रिक है, जैसे आप ध्यान रखो 6 और 65 का रूल है, दे सर्व 6 ईयर, बट इफ टर्म जो है वो अगर उनकी 65 ईयर ओल्ड है, उससे पहले हो जाता है, तो भी जो है उनको रिटायरमेंट देना पड़ेगा, रिटायर हो जाएंगे इमीडिएटली, ठीक है। रिमूवल पावर के बारे में बात करें, जो प्रेसिडेंट है कैन नॉट फायर द सीईसी डायरेक्टली, तो जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर नहीं है कि वो फायर डायरेक्टली कर सके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनको, तो ध्यान रखो, ठीक है। तो वो डायरेक्टली फायर नहीं कर सकते, दे नीड टू स्पेशल जो है रेजोल्यूशन जरूरत होती है इन पार्लियामेंट, एंड वेरी टफ प्रोसेस होती है लाइक अ रिमूविंग ऑफ जज, ठीक है। तो काफी टफ प्रोसेस होती है अगर इनको हटाना हो इनके पद से। इसके बाद जो है 1+2 सिस्टम, ओरिजिनली देयर वाज ओनली 1 सिस्टम, बट अभी अगर आप देखोगे तो 1+2 सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 पीपल देखने को मिलेंगे हमारे इलेक्शन कमीशन में, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 जो हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है, जो उनके नीचे आएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो हमारे अगले ऑप्शन में लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो इंपोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पर मैंने सिर्फ इंपोर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, हाई यील्डिंग फैक्ट लिखे हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं वही लिखे हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाने बैठा तो अपने आप में वही 2-3 घंटे ले जाएगा, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। मैंने सिर्फ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बताए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, बाकी इसको आप अपने लक्ष्मीकांत और नोट से जरूर रिवाइज करिएगा, ठीक है। बाकी मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा इसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो इनका जो आर्टिकल है ये आपको ध्यान रखना है कि 1 to 4 से लेके 1 2 का 4 से लेके आपका 147 तक आपको ये देखने को मिलेंगे पार्ट 5 में, ठीक है। देन जो आपका एस्टेब्लिशमेंट अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग को देखने को मिलेगा जनवरी 28 1950 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड देन टोटल स्ट्रेंथ बात करें तो यहाँ पर आपको 34 जज देखने को मिलेंगे, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 33 आपके जजेस देखने को मिलेंगे। रिटायरमेंट एज इनकी जो होती है वो 65 ईयर होती है, बट एक चीज ध्यान रखो, इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है,
इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ना बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं कि जो इनका कार्यकाल इनका 5 साल होगा, 6 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा। नहीं, इनका टेन्योर फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखो, ठीक है। और ये ओथ कौन दिलाते हैं, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिट पावर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो 32 है, तो ये रिट पावर जो है इनको मिलती है 32 के थ्रू, और इसमें राइट टू रेमेडीज जो बताता है। इसके बाद जो एडवाइजरी रोल के बारे में बात करें तो 123 जो है 143 जो है एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को इसके आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। चलो, ट्रिक और फैक्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 32 है, इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, बिकॉज इट्स अलाउ सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। क्योंकि इसी के कारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट हमारे जो एफआर है, फंडामेंटल राइट है, उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये जो है इसलिए इसको हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। चलिए, इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, जो आर्टिकल 143 है, प्रेसिडेंट कैन आस्क द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एडवाइस ऑन लीगल मैटर। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बोल सकते हैं कि मुझे एडवाइस दो ऑन लीगल मैटर में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अगर हमारे प्रेसिडेंट को देता है, तो कोई भी एडवाइस देता है, तो वो प्रेसिडेंट के लिए जो होती है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस, वो बाइंडिंग नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाइंडिंग वर्ड जो होता है ना, यूपीएससी का फेवरेट होता है। कोई भी चीज बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है, मैंडेटरी है वगैरह एंड ऑल, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि वो उनको माने ही माने, और बाइंडिंग नहीं है कि वो उन्हीं को माने जो है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो, जो आपके जज होते हैं, जज के काउंट के बारे में बात करें, द नंबर ऑफ जज जो है वो इंक्रीज करे जा सकते हैं बाय द पार्लियामेंट और नॉट बाय द प्रेसिडेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज ध्यान रखना कि यूपीएससी में अगर पॉलिटी में बात करें तो जो आपका मोस्टली जो आपकी टेक्निक चलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करे, तो ये आपकी ये जो है वो ऑप्शन गलत होता है या वो स्टेटमेंट गलत होता है। बट एक चीज ध्यान रखो कि यूपीएससी एक चीज कभी नहीं छोड़ता, वो होता है स्वैपिंग टेक्निक। स्वैपिंग जो हमारी ट्रिक होती है, उसमें क्या होता है कि कई बार जो आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को आपको स्वैप कर देगा वो पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट से। तो ये ध्यान रखना, कहीं पर प्रेसिडेंट हो तो वो कहीं ना कहीं अगर उसका कंटेक्स्ट में अगर हमारे स्टेटमेंट दिखे तो वो पार्लियामेंट को स्वैप करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी बातें। इसके बाद पार्लियामेंट के बारे में बात करें, देखो पार्लियामेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनना ही है। आप ये कह लो कि ये इसको मैं ना 5 स्टार दे दूंगा। 5 स्टार का मतलब होता है पेपर लीक, यानी कि यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन लीक कर देंगे, क्योंकि पार्लियामेंट से आपका क्वेश्चन बनना ही है। तो इसको आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ लेना, मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लो, ये भूलना नहीं है। इसमें अगर कंपोजिशन की बात करें कि पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, तो पार्लियामेंट में हमारी राज्यसभा भी आती है, लोकसभा भी आती है और हमारे प्रेसिडेंट भी आते हैं। बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट को जो है वो अलग काउंट कर लेते हैं, तो वो प्रेसिडेंट भी जो होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट में ही आते हैं। इसके बाद अगर इनके आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल हमारा 79 है, ठीक है। आर्टिकल 79 जो है वो हमारे पार्लियामेंट के बारे में बताता है। आर्टिकल 79 को आप ध्यान रखना। इसके बाद जो सेशन है, इस सेशन को आप लोग बीएमडब्ल्यू से याद कर सकते हैं। आपका बजट सेशन होता है, जो है मानसून सेशन होता है, और आपका विंटर सेशन होता है। मैक्सिमम गैप की बारे में बात करें तो 6 मंथ का मैक्सिमम जो है गैप हो सकता है बिटवीन द 2 सेशन। 2 सेशन के बीच में 6 मंथ जो है वो आपको ध्यान रखना है कि 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए जो भी सेशन होते हैं आपका, ठीक है। इसके बाद जो है ज्वाइंट सीटिंग जो है उसके बारे में आर्टिकल 108 बताता है, और ज्वाइंट सीटिंग से जो है क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। अभी आगे आप जब पीवाईक्यू करेंगे ना, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो आर्टिकल 108 जो है वो ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बताता है, और ज्वाइंट सीटिंग को कौन बुलाता है, वो हमारा प्रेसिडेंट बुलाते हैं। इसको हेड कौन करते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो इसको हेड करते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद जो रेसिड्यूरी पावर होती है वो विद द पार्लियामेंट होती है। ये वो टॉपिक होते हैं जो कि किसी लिस्ट में नहीं आते, ना कि आपकी सेंट्रल लिस्ट में, या जो है आपकी जो है स्टेट लिस्ट में, या जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें, ठीक है। तो जिनमें इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, तो वो सारे आपकी रेसिड्यूरी पावर होती है, वो भी पार्लियामेंट के पास ही होती है। इसके बाद और कौन कौन से फैक्ट है, अगर बात करें इंटीग्रल पार्ट के बारे में, तो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। ही और शी डज नॉट सिट इन द हाउस, बट वो हाउस में नहीं रहते हैं, बिकॉज नो विल बिकम अ लॉ विदाउट देयर सिग्नेचर, ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी आपको पता ही है। बीएमडब्ल्यू आपको ट्रिक पता ही है। बजट सेशन होता है जो कि लॉन्गेस्ट होता है, इसलिए बी को हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है। विंटर सेशन जो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, तो ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। ओके, इसके बाद एक ट्रिक और ध्यान रखनी है आपकी, सरला टेक्निक, ठीक है। सरला में क्या होता है कि संसद जो है वो 75 के बारे में बताया, 79 में जो है उसके बारे में बताया हुआ है। फिर राज्यसभा जो है उसके बारे में आर्टिकल जो है 80 बताता है, और लोकसभा के बारे में आपका
आर्टिकल 81 बनाता है। तो लाइन से जो है ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और काफी सारे लोग जो आप में से न्यू है, तो मैं आपको बता दूं हमारा एक फ्री इनिशिएटिव चल रहा है। यहाँ पर हम लोग जो है डेली टारगेट अपलोड करते हैं। सिर्फ हमको टारगेट अपलोड नहीं करना होता है, रात को सोने से पहले आप लोगों को एक ऐसी रफ शीट लेनी है। रफ शीट में दिन भर में आपने जो भी पढ़ा है उसको बिना देखे लिखना है, जो कि आरआर प्रैक्टिस अभी हमें करवाने वाले हैं। इस शीट को हम लोग आरआर प्रैक्टिस बोलते हैं, रीड, रिकॉल, रिवाइज एंड री रिवाइज। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि रात को सोने से पहले आप लोगों को एक शीट अपलोड करनी होती है। यहाँ पर जो भी आप लोगों ने रिवाइज करा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये एक पेज में बिना देखे जो आपने रिवाइज करा हुआ है उसको आप लोग अपलोड करेंगे। और जब सोने से पहले आप ये काम कर लेंगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि आज हमने कुछ करा है। और बिना देखे जब आप लिख लोगे तो आपके माइंड में ना चीजें आते जाएंगी, रिकॉल होंगी और वो माइंड में सेव होते जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि आप लोग उसको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये फ्री इनिशिएटिव हमारा ऑलरेडी चल रहा है, आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारी टेस्ट सीरीज 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। इसमें जो है लाइव टेस्ट करवाएंगे, इस तरीके से कुछ टेस्ट कंडक्ट होता है। और बाकी जो है हमारे 45 ईयर पीवाईक्यू में, इसमें आपका जो पॉलिटी का जो है पीवाईक्यू की बुकलेट अपलोड हो चुकी है, बाकी भी जो है अपलोड हो जाएंगी, तो इसको देख सकते हैं। बाकी इन्हीं पीवाईक्यू के शॉर्ट नोट जो है वो भी हम लोगों ने बना दिए हैं, तो वो भी आप लोग को मिल जाएंगे। बाकी अगर कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हैं तो कॉम्बो ऑफर में बहुत ही सस्ता आपको मिल जाएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है हमारी जो है सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जो पंचायती राज है एज इंट्रोड्यूस इन जो है 1959, ये ऑपरेट होती है कहाँ पर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक भी लगेगा। आप लोग जो है पहले वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट करिए, देन जो है अब हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। अब देखो एक एक करके बात करते हैं। देखो पहले अगर आप लोग बात करें, पहला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी समिति और ब्लॉक है यहाँ पर ना कोई विलेज ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा लॉजिक कैसे लग रहा है, पंचायती राज। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पंचायत आपने कहाँ पर देखी है, ज्यादातर गाँव में देखी है, विलेजेस में देखी है। अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखो तो विलेज कहीं पर दिख ही नहीं रहा है। अब ये बताओ कि इंट्रोड्यूस किया होगा जो पंचायती राज को, तो वहां पर कहाँ पर, ये ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या समिति लेवल पे, या ये सोचो कि उसके जो मेन कोर थीम है वो है आपका विलेज, पंचायती राज, विलेज। अगर विलेज ही नहीं होगा तो फिर वो पंचायती राज का ही क्या मतलब, आप ये समझो। तो मेन जो है वो बिना विलेज के जो है आपका पंचायती राज को इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि विलेज में तो वो इंट्रोड्यूस होगी सबसे पहले। ठीक है, चलो तो ये आपका लॉजिक लगा लोगे, ऐसे करके आपका कॉमन सेंस हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये आंसर। बाकी देख लेते हैं कि जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें ग्राम पंचायत मिसिंग है, अगर हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, और अगर हम लोग समिति प्लस डिस्ट्रिक्ट देखें तो यहाँ पे 2 टायर है, नॉट अ रिकमेंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, बलवंत राय जो मेहता कमेटी थी जो 1957 में आई थी, उसमें 3 टायर बताया गया था। उसमें ग्राम पंचायत था आपका, विलेज लेवल, इसे एक पंचायत समिति थी, और आपका जो है जिला परिषद, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो ये जो आपका ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज आपका जो है मिस हो गया था, मतलब यहाँ पर मिस है, तो इसलिए जो है आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करा गया था राजस्थान में, फर्स्ट बार जो इम्प्लीमेंट करी गई थी राजस्थान के जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद कुछ हाइलाइटिंग फैक्ट को आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड स्टेट कौन था। फर्स्ट स्टेट तो सभी याद कर लेते, लेकिन सेकंड स्टेट क्या था, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और जो 73rd अमेंडमेंट था 1992 का, तो उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, जो पंचायती राज PRIs थे इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था, वो 73rd का जो हमारा अमेंडमेंट था तब मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हैक्स वगैरह क्या है, वही है CS के लॉजिक की पंचायत होगी तो वहां पर विलेज जरूर होगा। ठीक है, ऑलवेज करेक्ट, पंचायत इज इक्वल टू विलेज। चलिए अब बहुत ध्यान से सुनना, पंचायती राज का पूरा बेसिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, पूरी थीम को अच्छे से कवर करने वाले हैं, और ये थीम मैं यहीं पर कवर करवाऊंगा। आगे अगर पंचायती राज से क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर आपको यही रेफर करवाऊंगा। ठीक है, चलो इसका जो है ये पंचायती राज कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था, तो वो हुआ था आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, उसके थ्रू जो है पंचायती राज आपका आया था। ठीक है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसकी बात करें, वो है आपका 24। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डेट है ना, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि UPSC डेट भी पूछता है, तो डेट आप लोग ध्यान रखना। इसलिए आप देखोगे कि जो 24 अप्रैल को जो है आपका पंचायती राज डे भी बनाया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद जो है ये आपको इतने पार्ट में देखने को मिलेगा। शेड्यूल जो है वो आपका
11 शेड्यूल में इसके बारे में बताया गया है। 11 शेड्यूल को आप लोग ध्यान सकते हो कि जो है 1-1 करके 11 गांव 11 गांव ऐसे बना सकते हो। सब्जेक्ट की बात करें तो ये इसमें आपको जो है 29 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर 2 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आपका 11 शेड्यूल बन जाएगा। तो 11 शेड्यूल में आपका पंचायती राज के बारे में बताया है। डीपीएसपी सोर्स के बारे में बात करें तो आपका जो आर्टिकल 40 है वो पंचायती राज के बारे में बताता है, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में राजस्थान था हमारा। स्ट्रक्चर और रूल क्या रहते हैं? स्ट्रक्चर और रूल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है 3 टायर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। विलेज, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको ये चीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? अगर पॉपुलेशन आपकी जो है 20 लाख से कम है तो ओनली जो है 2 टायर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या 20 लाख से आपको ज्यादा देखने को मिल रही है तो आपको सिर्फ जो है आपको 2 टायर अलाउ जो है वहां पर देखने को मिलेगा। ओके, देन अगर हम लोग बात करें मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज जो है इसमें होती है अगर इलेक्शन लड़ने के लिए तो वो रहती है 21। ठीक है, टेन्योर की बात करें तो 5 साल होता है, और रिजर्वेशन की बात करें तो वुमेन को मिनिमम 1/3 जो है यहाँ पर रिजर्वेशन मिला हुआ है 33%। और जो है इलेक्शन किसके द्वारा? स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा। आप देखो यहाँ पर ना आपसे टेक्निक गेम खेलता है, आपके साथ माइंड गेम खेलता है यूपीएससी, तो वो इलेक्शन कमीशन बोल देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं। तो ये स्टेट का जो है इलेक्शन कमीशन वो इसको कंडक्ट करवाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद और क्या ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कमेटी है, तो उनको याद कर सकते हो आप इससे। बीए पास किया और एलएमएस पढ़ा, बीए पास किया एलएमएस पढ़ा, बीए पास किया एलएमएस पढ़ा। विजय बलवंत राय मेहता कमेटी या मेहता कमेटी, हाँ वही है। और इसके बाद जो है सबसे पहले वही आई थी 1957 में। इनमें 3 टायर सिस्टम बताया था। ठीक है, आपका ओरिजिनल आइडिया आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अशोक मेहता आई थी। फिर आपका जो बीए में ए है ना, ए से आपका अशोक मेहता जो कि 1977 में आई थी। इसमें 2 जो है टायर सिस्टम था, तो इसको मंडल पंचायत कहा जाता था। इसके बाद आई थी जीवे के राव जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और जीवे के राव, अब यहाँ पर ना आप जी भी लगा सकते हो। ठीक है, इसको इस ट्रिक को ऐसे भी बना दो। एक ट्रिक मैंने और भी बताई थी आप लोगों को, अगर ये नहीं समझ में आ रही तो एक थी आपकी बाग एलटीजी। ठीक है, एलटीजी तो ऐसे भी याद आप जो है याद कर सकते हो। एलटीजी कोई और थी। सबसे पहले ध्यान रखो, बी से आपका बलवंत राय मेहता, फिर अशोक जो है मेहता, फिर आपका जीवी के राव, फिर एल से क्या होता है एल एम सिंघवी। तो इसमें एल से हो गए थे आपके एल एम सिंघवी, और टी से हो गए थे थुंगोन जो है, और गे से गाडगिल कमेटी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका नाम देख लेना, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो पाता है। तो थुंगोन जो है वो कमेटी हो गई। ठीक है, सॉरी फॉर जो है रॉन्ग प्रोनाउंस, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो बाग एलटीजी से मैंने याद करी थी अपनी प्रिपरेशन में, तो आप लोग इसको याद कर सकते हो। ठीक है, 2 कमेटी हो रहे हैं, तो ये जो है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। इसके बाद की आर्टिकल क्या है आपके, जो है आपका जो है 243 से लेके 243 ओ तक आपको देखने को मिलेंगे। इसको एबीसीडी से याद कर सकते हो। ये वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेना। यहाँ पर ए से हो गया आपका असेंबली, असेंबली मतलब सभा वगैरह हो गया, तो ग्राम सभा आ जाएगी। ठीक है, बी से हो गया बनावट, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह जो होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कैसा स्ट्रक्चर होगा वगैरह ये बताया गया आपका बी में। ठीक है, इसके आगे ना इन सब के आगे आर्टिकल, ये आर्टिकल का नाम लगा देना। 243 का बी, 243 का डी, आपका 243 का ई, इसका 243 का आपका एफ, 243 का आपका जी, 243 का आपका आई, 243 का के। ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। यहाँ पर छोटे छोटे जो है इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है इनका आर्टिकल याद कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ना इसको आराम से पढ़ो, 1-2 बार पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और याद करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको जो है वो दूंगा, आपको आरआर प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब आपकी आरआर प्रैक्टिस की बारी आई, क्योंकि आगे के क्वेश्चन मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आप लोग आरआर प्रैक्टिस करोगे। आरआर प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आप लोगों को एक रफ पेज लेना है। ठीक है, एक रफ शीट लेनी है। एक रफ शीट में अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है बिना देखे, उस रफ शीट में आपको 5 मिनट दूंगा। 5 मिनट के अंदर आपको उस रफ शीट में लिखना है। मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया है, उसको कोई फैक्ट अगर आपको याद आ रहा है तो उस फैक्ट को इस रफ शीट में लिख दो। मान लो मैंने कोई चीज पढ़ाया था, ठीक है, तो उसके बारे में लिख दो, कितना याद आ रहा है। तो इससे पता चलेगा कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा हुआ है वो आपका 100% अटेंशन के साथ पढ़ा है।
तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। और जो लोग पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बिना देखे लिखना, बिना देखे लिखोगे तभी पता चलेगा कि आप लोग कितने फोकस के साथ इस वीडियो को देख रहे हो। आई होप आप लोगों ने जो है एक पेज में पूरा सारी चीजें लिख ली होंगी। तो अब आप खुद बताइए कि अभी मैंने हमारा जितना भी बड़ी वीडियो हुई है 20-25 मिनट की जितनी भी वीडियो हो गई है, 20-25 मिनट की वीडियो को अगर मैं 100% मानूं तो आपको उसमें से कितना परसेंट याद आया आपको? ठीक है, कितना परसेंट याद आया आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी का भी 40% से ज्यादा नहीं हुआ होगा। बहुत कम ही लोग होंगे जिनको 40% से ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि वो बहुत बार ये सारे टॉपिक कर चुके होंगे। बट लेकिन जो है 40% ही लोगों को या जो है वो वापस से याद होता है। इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉल। ठीक है, आपका पहला क्या था? आर, रीड। हमारा जो 4R है ना, 4R में होता है हमारा रीड, रिकॉल, आपका रिवाइज और री रिवाइज। ठीक है, रीड, रिकॉल, रिवाइज और री रिवाइज। तो हम लोग ये रिकॉल वाला पार्ट अभी हमने करा, रीड वाला पार्ट हम लोग पहले ही कर चुके थे। तो यहाँ पर हम लोगों को हमारी औकात पता चलती है कि हम लोग कितने अच्छे से जो है हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ये 40% को हम लोग को 100% ले जाना है। और मैं बोल रहा हूँ आप लोग मुझे बस आपने 10-15 दिन दीजिए। जिस तरीके से, जिस टेक्निक से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा काम ये नहीं है कि मैं पढ़ा के चले आऊँ, बट मेरा काम ये भी है कि आपको चीजें याद भी हों। ठीक है, तो मुझे बस आप 10 दिन दीजिए। 10 दिन के बाद जो है आपको ये जो हमारा 40% है ना, 100% तो नहीं होगा, और 100% हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, वो कब कहाँ पर किसका जो है सरस्वती माँ की कृपा हो जाए, किसके कोई कुछ नहीं कह सकता। बट हम लोग को यहाँ पे ट्राई करना है कि 95% तक तो हमको चीजें याद आ जाए। ठीक है, और वो मैं पहुंचा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये है कि किसी स्थिति में अगर जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो किस स्थिति में बुलाई जाती है? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट थीम निकल कर आएगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बट अभी सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर हम लोग जो है उसको एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। चलो एक एक करके बात करते हैं। पहला जो है वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो फाइनेंशियल बिल है आपका, क्या पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल बिल है उसमें रिक्वायर नहीं होती आपकी 2/3 मेजोरिटी को। ठीक है, और ज्वाइंट सिटिंग, क्योंकि मनी बिल जो है वो डजंट गो टू ज्वाइंट सिटिंग। जो मनी बिल है वो कभी भी जो है, या मनी बिल हो गया आपका, फाइनेंशियल बिल हो गया, तो ये कभी भी ज्वाइंट सिटिंग के लिए नहीं जाता है, ये ध्यान रखना है। तो वहां पर क्या बात हो रही है? वहां पर आपकी बात हो रही है ज्वाइंट सेशन के लिए। तो ज्वाइंट सेशन के लिए कौन सा केस होना चाहिए? ठीक है, उसकी बात हो रही है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है? नहीं, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट नहीं जो है जरूरत होती है, क्योंकि इम्पीचमेंट का जो आर्टिकल है हमारा वो 61 है। ठीक है, जो कि पास करता है सेपरेटली बाय द बोथ हाउस, जो है पास होगा, और फिर ज्वाइंट सिटिंग जो है यहाँ पर प्रोहिबिटेड करी जाती है, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग यहाँ नहीं होती है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? वो हमारा करेक्ट है। इफ आफ्टर द बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस और ट्रांसमिट टू अदर हाउस एंड द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। देखो इसको मैं, ये वाले जो क्वेश्चन है इनको मैं सिंपल कैटेगरी में जो है मैं लेकर आता हूं, क्योंकि ये सभी लोग को पता होते हैं। ठीक है, और ये जनरली आपको लक्ष्मीकांत पे मिल ही जाएंगे। ओके, तो मैं बहुत ज्यादा इन सब क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगा, बस मैं इसका जो बिहाइंड में थीम है ना वो क्या है वो सारी चीज मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो जो आपका आर्टिकल 108 है उसमें ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात करता है, और ये ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? कि जब डेडलॉक की कंडीशन हो जाती है, यानी कि कोई भी अदर हाउस है वो क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है बिल को। ठीक है, तो एक जो है डेडलॉक वाली कंडीशन आ जाती है। मान लो एक हाउस से वो पास हो गया, ठीक है, दूसरा जो हाउस है उसने उसको क्या कर दिया कि रिजेक्ट कर दिया उस बिल को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो डेडलॉक की कंडीशन में आ जाएगा, तब इस केस में जो है ज्वाइंट सिटिंग होती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि जो है वो आपका ए और बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाई यील्डिंग फैक्ट क्या ध्यान रखना है आपको कि जो है प्रेसाइड कौन करता है ज्वाइंट सिटिंग को? स्पीकर करता है। और मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जो है ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। ठीक है, पर्पस क्या है? पर्पस ज्वाइंट सिटिंग एग्जिस्ट ओनली टू द जो है ब्रेक ऑफ डेडलॉक। ये आपको ध्यान रखना है कि डेडलॉक की कंडीशन में ही जो है वो आएगी, और ऑल ऑफ द अबव वगैरह जो है ये थोड़ा सा रिजेक्टेड वर्ड ही होता है। ठीक है, और वो तो एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो भरने के लिए ऑप्शन को वो बना देता था, वो उस टाइप की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका जो आपका 45वां अमेंडमेंट बिल है ये एक्सटेंड करता है रिजर्वेशन ऑफ द सीट को फॉर एससी और एसटी के लिए। तो ये 45th अमेंडमेंट में लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, लास्ट वीडियो में 44 बताया था शायद, आई थिंक। ठीक है, तो ये जो जितने भी संविधान के संशोधन है
ये आपको सारे रट लेने हैं, मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवाया हूँ। आप डायरेक्ट सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है बाय स्मार्ट सर या स्मार्ट हस्बैंड, तो आपको टॉप पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका हम लोग बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो है 1980 में जो है ईयर ऑफ प्रपोजल आया था, तो इसमें जो है एक्सटेंशन जो है वो लिमिट नहीं करी गई थी। तो आपका जो 85 है ये 5 ईयर लॉजिक यहाँ पर लॉन्ग होता है, क्योंकि अगर आप बात करी जाए जो आर्टिकल आपका 334 है, ये 10 साल के जो है ब्लॉक के बारे में बताता है कि 10 साल के बाद 10 साल तक जो है रिजर्वेशन करा जाएगा SC ST के लिए। ठीक है, सी आपका सही है, क्योंकि 1980 में अगर जो है ये अमेंडमेंट आया तो 1990 में जो है वहां तक जो है इसको एक्सटेंड करा गया था रिजर्वेशन को। ठीक है, पेरियोडिकली जो है वो हर साल 10 साल जो है इंक्रीज करा जाएगा रिजर्वेशन को। ठीक है, डी जो है वो आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, हाई यील्डिंग क्या है कि जो आपका 104 अमेंडमेंट हुआ था इसमें 2019 में, ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है रिजर्वेशन जो है वो बढ़ा दिया गया था 10 साल के लिए, वो 2030 तक। ठीक है, और जो एंग्लो इंडियन थे उनका नॉमिनेशन था उनको अबॉलिश कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है आपका 104 का। एक्स का जो डेकेडल रूल है, आपको ध्यान रखना है कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो हमेशा 10 साल के लिए ही बढ़ेगा। अभी जो हमारा बढ़ा है वो 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं हमारे COM होते हैं, ठीक है, वो यूनियन ऑफ इंडिया के, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति? आपके पार्लियामेंट के प्रति, प्रेसिडेंट के प्रति, प्राइम मिनिस्टर के प्रति या चीफ जस्टिस के प्रति। कमेंट करना है, कमेंट में सब लोग पार्टिसिपेट करिए। देखिए कमेंट से आपका कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, बट यहाँ पर कमेंट में आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से सेफ है। ज्यादा से ज्यादा सामने वाला पर्सन आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाएगा, बस और कुछ नहीं। तो आप लोग करिए, पार्टिसिपेट करिए, कमेंट सेक्शन अपना है, चैनल अपना है, सब कुछ अपना है, भर के करिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, शर्माते क्यों हो आप लोग? शर्माना नहीं है हम लोग को। ठीक है, तो अच्छे से कमेंट करना है। कमेंट करने से क्या होगा कि अभी आपके ब्रेन, तो आपको ये पता चल ही रहा है कि ये जो सारी चीजें हैं वो आपके ब्रेन में तो आ ही रही हैं, सुन के आप अपने कानों को भी सुना दे रहे हो, कान की सेल्स भी वर्क कर रही हैं, आपकी हाथ की सेल्स भी जो है वर्क करना चाहिए ना, टाइप करके या लिख के। ठीक है, तो वो चीज भी जो है आपके लिए बेनिफिट करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा पार्लियामेंट। एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 75 जो है वो बताता है हमारा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा के लिए। और सीन्स जो है जो अगर आपको लोकसभा आपके ऑप्शन में नहीं दिखे तो आपको पार्लियामेंट ही चूज करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ओके, और ये चीज अगर आप लोगों ने रख ली ना, बहुत बार क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, यूपीएससी ने रिपीट किया है। ठीक है, इसके बाद जो है बात करें, ये प्रेसिडेंट जो है वो हैंडल करते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, नॉट अ कलेक्टिव। और जो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड ऑप्शन आपका इसलिए जो है वो गलत है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीड करते हैं, तो वो कोई बॉडी नहीं है जो इनको आंसर करें। ठीक है, और इसके बाद जो है इनकरेक्ट जो है आपका, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखना है कि लोकसभा अगर मिसिंग हो तो आपका जो पार्लियामेंट है वो पेरेंट बॉडी है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद एक्ट एंड रेगुलेशन से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो आर्टिकल अनुच्छेद आपका 31B है द्वारा जो मान्य अधिनियम या विनियम भारत के संविधान के किस भाग में निर्दिष्ट है। ठीक है, कौन करेंट लिस्ट में है, आपका स्टेट लिस्ट में है या यूनियन लिस्ट में है, तो ये इसका आंसर आपका पहले कमेंट करिए, फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर हमारी जो बेसिकली जो थीम निकल कर आती है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है सारी लिस्ट है। लिस्ट का क्वेश्चन काफी आ रहे हैं आजकल, तो वो हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि कौन करेंट लिस्ट, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर जो है वो उससे रिलेटेड है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड नहीं है, इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट नॉट अ प्रोटेक्शन मशीन है। ठीक है, इसके बाद जो है थर्ड ऑप्शन भी आपका जो है वो गलत आ जाएगा। इसमें ऑड वन आउट का भी लगा सकते हो, 3 लिस्ट दे रहा है और 9 शेड्यूल बता रहा है, तो वो आंसर हम पर आपका लग जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है डी ऑप्शन सही आएगा, क्योंकि आर्टिकल 31B प्लस 9 शेड्यूल जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तो कारण आए थे। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक एक्ट को फ्रॉम द चैलेंजेस अंडर द फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसमें ये बेसिकली ये था कि अगर कोई भी एक्ट वगैरह को 9 शेड्यूल में डाल दो तो उसको जो है वो आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाई यील्डिंग फैक्ट क्या है कि जो है आपको देखने को मिलेंगे कि आज के टाइम पे
284 एक्ट जो है वो आपको 9 शेड्यूल में देखने को मिलेंगे। हैक्स एंड ट्रैप्स क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि पहले ऐसा होता था कि जो आप 9 शेड्यूल में कोई भी एक्ट को डाल दो तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। मतलब जो है जज जुडिशरी जो है वो वहां पर रिव्यू ही नहीं करेगी कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले सब क्या करते थे कि इसका गलत फायदा उठाते थे और 9 शेड्यूल में डाल देते थे। बट ध्यान रखना है कि आईआर कोयलो का जो है एक जो है केस आता है, जिसके बाद जो है लॉ अगर आपका 1973 के बाद अगर कोई कानून बन रहा है तो अगर उसको अगर आप 9 शेड्यूल में डाल देते हो उसके बाद तो उसमें जुडिशियल रिव्यू अलाउ होगा। ये ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है क्योंकि बहुत जगह बुक में लिखा हुआ है कि 9 शेड्यूल में अगर कोई भी चीज डाल देते हैं तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बट लेकिन ये जो एक केस आया था, इस केस के बाद जो है जुडिशियल रिव्यू अलाउ हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। चलो तो एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर हमारे 7 शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। 7 शेड्यूल में जो है हमारे डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताया गया है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ से क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली भी पूछे जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूरे तो याद नहीं कर पाओगे, बस आपको इतना नंबर याद रखना चाहिए कि जो हमारे ओरिजिनली देखा जाए जो हमारी यूनियन लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट में जो है हमारे इसमें लॉ मेकिंग कौन है यूनियन लिस्ट में, ये पार्लियामेंट या सेंटर बना सकती है। स्टेट लिस्ट जो होती है उसमें स्टेट असेंबली बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलके जो है इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो किस में कितने सब्जेक्ट थे? ओरिजिनली देखा जाए तो 97 सब्जेक्ट आपकी यूनियन लिस्ट में थे और इसमें 66 थे और इसमें 47 जो है देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग 2025 और 24 का पेपर देखेंगे तो रिसेंटली ना नंबर्स जो है यूपीएससी को काफी प्यारे लगने लगे, तो ध्यान से ना इन नंबर्स को भी देखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही निकाले। करंट के टाइम पे देखें तो आपको 100 सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ 61 देखने को मिलेंगे, यहाँ 52 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रूल के बारे में बात करें, यहाँ पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सब्जेक्ट के मामले में तो वो सेंटर जो है वो रूल करता है और यहाँ पर स्टेट रूल करता है और यहाँ पर जो है सेंटर प्रिवेल करता है। ठीक है, वो यहाँ पर जो है सेंटर की, स्टेट की पावर जो है कम हो जाती है, सेंटर की बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रिक क्या है? सिर्फ सेंटर की चलेगी, यहाँ पर जो है सिर्फ स्टेट की चलेगी। कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंटर बॉस होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यूनियन लिस्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे कि डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, सेंसस हो गया, ये जो पूरे देश के लिए होते हैं ना, ये सारी चीज जो है आपकी यूनियन लिस्ट में आती है। और जो आपकी स्टेट लिस्ट में बात करें जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गए, लैंड हो गए, लोकल गवर्नमेंट हो गए, ये सारे ना सारे स्टेट के अलग अलग जो है वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपके स्टेट लिस्ट में आएंगे। कॉन्करेंट में जैसे कि जो दोनों के लिए जरूरी होता है, सेंटर के लिए स्टेट के लिए भी, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया और इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि तीन जो है एक बड़े शिफ्ट हुए थे जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद, तो उसको आप लोग जो है ना फ्यू पीए से याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट एजुकेशन, फॉरेस्ट है तो इनको स्टेट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो जो आपका ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट हैं जो कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए थे वो है आपका फॉरेस्ट, एजुकेशन और वेट एंड मेजर्स एंड प्रोटेक्शन, और आपका प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल और जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये आपके शिफ्ट हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस तारीख को अपनाया गया था और अधिनियमित किया गया था। अब देखो ना यहाँ पर ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखा दूंगा, कम से कम ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन ऐसे दिखा दूंगा जिसमें जो है आपके डेट वाले क्वेश्चन आए। तो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी डेट है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको रटना ही है। मैं रटवा दूंगा, टेंशन मत लो, मैंने आप सबके लिए आपको पूरी रिसर्च कर आया हूँ, ऐसे नहीं आया हूँ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है आपकी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है आपकी, एक मिनट रुकिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है तो ये जो थी इसको अडॉप्ट और इनेक्ट कब किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, अभी तो मैंने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, बट यहाँ पर डेट तो अलग लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो डेट लिखी हुई है ये हमारे संविधान की बात करी गई है कि हमारा संविधान जो है वो कब अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया था। ये कीवर्ड ध्यान रखो, कीवर्ड
कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, एडॉप्टेड और इनेक्टेड। तो ये आप हमारा जो संविधान था उसको आप कह सकते हो कि अंगीकार जो हुआ था, हिंदी में अंगीकारी वर्ड बोलते हैं, तो 26 नवंबर को होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। तो इस दिन को जो है सब लोगों ने साइन कर दिया था और ये लागू कब हुआ था, हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट मीटिंग है हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो हमारी हुई थी 24 जनवरी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, लास्ट मीटिंग 24 जनवरी को हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो हमारा जो है 26 नवंबर को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये डेट ना सुपर इंपॉर्टेंट है, इन डेट को आप ध्यान रखो। चलो, लेकिन अभी मैं आगे बताऊंगा भी, बट लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, कमेंट करके बताना। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ के टेम्पररी प्रेसिडेंट है या अस्थायी जो यहाँ अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि ये सबसे सीनियर थे इसलिए इनको जो है टेम्पररी प्रेसिडेंट या पहला जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था। परमानेंट जो है वो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, बाद में इलेक्ट हुए थे ये। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर एडवाइजर के बारे में बात करें तो वो BN राव थे जो कि लीगल एक्सपर्ट थे, और ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे आपके भीमराव अंबेडकर। अब देखो, जो जितने भी कमिटीज वगैरह होती है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। मैंने संविधान सभा पे पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पे बनी हुई है, उसमें मैंने सारे CDS CPF NDA वगैरह के भी PYQ करवाए, तो वहां पर भी आप डायरेक्ट सर्च करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय स्मार्ट सर, तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इंपोर्टेंट फैक्ट निकाले, वहां पर आपके सारा PYQ वगैरह सब कवर हो जाएगा। मतलब उसमें अदर एग्जाम के भी हम लोगों ने स्टेट PCS के भी सब कवर कर दिए। ठीक है, वो देख लेना। कैलीग्राफर जो थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे और इन्होंने अपने हाथ से लिखा था। ठीक है, तो ध्यान रखना है इटैलिक स्टाइल में। इसके बाद ध्यान रखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो, ये जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये MN रॉय ने दिया था और ये फॉर्म हुई थी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान जो था आपका, उसके अंतर्गत। इसका सिंबल क्या रखा गया था, एलिफेंट, ध्यान रखो। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है टाइम कितना लगा था बनने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ओरिजिनल में आपके 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट थे लास्ट मीटिंग में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 डे बिफोर द रिपब्लिक नेशनल एंथम जो था वो भी आपका 24 जनवरी को जो है गाया गया था, या जो है नेशनल एंथम को फाइनल किया गया था। नेशनल सॉन्ग को भी जो है 24 जनवरी को आप जो है फाइनलाइज करा गया था, एडॉप्ट किया गया था। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो भी जो है उनको भी एडॉप्ट करा गया था जनवरी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देन एक चीज ध्यान रखना है, जो नेशनल फ्लैग था इसको जो है वो पहले ही 22 जुलाई 1947 को जो है ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके थे। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग पहले आया था, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग ये वगैरह जो थे ये सब बाद में आए थे। ठीक है, यहाँ पर ट्रैप अलर्ट क्या ध्यान रखना है कि जो नेशनल फ्लैग था ये जो है पहले ही अडॉप्ट कर दिया गया था बिफोर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस से पहले ही जो है नेशनल फ्लैग जो है हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। और जो एंथम सॉन्ग है और जो प्रेसिडेंट है ये फाइनलाइज करे गए थे लास्ट मीटिंग में आपके, जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, कहां पर? अभी ये रिसेंटली भी पूछा गया, अभी लास्ट 5 साल के PYQ देखेंगे ना, वहां पर भी एग्जैक्टली ये कीवर्ड यूज किया गया है। तो इसका आंसर पहले कमेंट करो फिर मैं बताता हूं। ठीक है, तो इसका आंसर पहले कमेंट करो फिर हम लोग, तो इस PYQ का हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको देखने को मिलेगा इसमें ना प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, 4th शेड्यूल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये ना ऑलरेडी ये चीज मैं कवर करवा चुका हूं आपका। प्रीएम्बल अगर आप लोग सर्च करेंगे, प्रीएम्बल बाय स्मार्ट सर, जो है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्मार्ट सर, बहुत डिटेल में मैंने कवर करा है। अब यहाँ पर मैं अगर इनको कवर करवाने लग जाऊं तो अब आप देखिए खुद ही की 1-1 घंटे 1.5 घंटे में मैंने सारे रिपीटेड PYQ करवाए हैं। मैं PYQ के बाहर नहीं जाता हूँ, आपको पता है।
और ये पुरानी वीडियोस जो काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो और वहां से जो है आपका ये कवर हो जाएगा। और मैं बोलूंगा मस्ट वॉच वीडियो है ये, ऐसी वीडियो आपको कहीं और नहीं दिखेगी, आपको खुद देख के पता चल जाएगा। मैं अपने मुंह से क्या ही बोलूँ, आप खुद देखिएगा जाके, ठीक है। चलो इसके बाद जो है प्रेसिडेंट वांट टू रिजाइन एंड ही शुड एड्रेस हिज रेसिग्नेशन लेटर टू, वो किसको देते हैं अपना रेसिग्नेशन लेटर, तो इसको कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आपको जो है इनका बेसिक बताता हूं। अब ध्यान रखो कि ये जो लिस्ट है ये आपको कहीं बुक वगैरह में नहीं मिलेगी, ये जो आपको है आपके स्मार्ट सर के पास ही मिलेगी, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो कि जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट जो है वो किनको देते हैं रेसिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट को। ओथ कौन दिलाता है इनको, जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं स्पीकर को। देन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को देते हैं रेसिग्नेशन। देन ओथ कौन दिलाते हैं इसमें, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं और ओथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं और जो है ओथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। जो केग होते हैं उनको कौन दिलाते हैं, रेसिग्नेशन किसको देते हैं, वो प्रेसिडेंट को देते हैं। ओथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट को, ठीक है। सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। यूपीएससी के चेयरमैन को भी आप देखोगे कि प्रेसिडेंट और ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। अब पार्लियामेंट के बारे में बात करें, ठीक है। पार्लियामेंट में अगर बात करें कि जो स्पीकर की पोस्ट होती है, जो स्पीकर होते हैं वो डिप्टी स्पीकर को देते हैं, ठीक है। और ओथ इनको कोई नहीं दिलाता, ठीक है। ये जो टेक ओथ जो लेते हैं वो एज ए एमपी लेते हैं, ठीक है। जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो रेसिग्नेशन अपना देते हैं, रिजाइन जो देते हैं वो स्पीकर को देते हैं, इनको भी ओथ कोई नहीं दिलाता है। और जो रेसिग्नेशन होता है वो स्वैप है। आप ये देख लो कि जो है डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देते हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देते हैं। जो एमपी हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, ये जो रेसिग्नेशन देते हैं स्पीकर को, चेयरमैन को, और ओथ इनको दिलाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो प्रोटेम स्पीकर है वो, ओके। देन जो चेयरमैन है, चेयरमैन जो है वो रेसिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट ही उनको ओथ दिलाते हैं, बिकॉज ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट, ओके। देन जो है डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनको चेयरमैन और ओथ कोई नहीं दिलाता है इनको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जुडिशरी में बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो ये रेसिग्नेशन हमारे प्रेसिडेंट को देते हैं और ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं और अपॉइंटेड जो है बाय प्रेसिडेंट। जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको भी जो है प्रेसिडेंट जो है रेसिग्नेशन देना होता है, प्रेसिडेंट को रेसिग्नेशन देना होता है। यहाँ पर जो ओथ है वो गवर्नर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ना बड़ा गेम खेलता है यूपीएससी, यहीं पर जो है वो ट्रैप फंसाता है कि जो हाई कोर्ट के जज है ना वो किसको देते हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज तो देते हैं प्रेसिडेंट को, तो हाई कोर्ट के जज जो है वो गवर्नर को देते होंगे, नहीं, रेसिग्नेशन गवर्नर को देते हैं, बट जो ओथ है वो गवर्नर दिलवाते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैप है जो कि जो है पूछा जाता है, ठीक है। आपको यहीं पर यूपीएससी फंसाएगा भी। इसके बाद जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर गवर्नर है, गवर्नर प्रेसिडेंट को देते हैं और ओथ दिलवाते हैं यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वहां पर, तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओथ बाय द जज। तो यहाँ पर भी ट्रैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। तो और इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको गवर्नर और गवर्नर ही ओथ दिलवाते हैं, उन्हीं को ही रेसिग्नेशन देना होता है। एमएलए और जो एमएलसी हैं ये स्पीकर को देते हैं और जो है ओथ गवर्नर दिलाते हैं। सेम जैसे सेंटर में वैसे यहाँ भी देखेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो गवर्नर को देते हैं और देन जो है फिर वो गवर्नर को ओथ दिलाते हैं, बट रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। समरी अगर देखें तो हाई कोर्ट के जज जो हैं ये दे वर्क इन अ स्टेट, गेट द ओथ फ्रॉम द गवर्नर, बट दे आर अपॉइंटेड बाय एंड रिजाइन प्रेसिडेंट। इनको अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट के जजेस को, बाय प्रेसिडेंट, एंड रिजाइन भी जो है वो प्रेसिडेंट को करते हैं, बट ओथ कौन दिलाते हैं, ये गवर्नर दिलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना ये ट्रैप को। गवर्नर के बारे में बात करें, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट सेंटर, बट ओथ जो है वो फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, स्टेट वो दिलाते हैं, ठीक है। स्पीकर के बारे में बात करें, इनके लिए कोई सेपरेट ओथ का कोई जो है कंसेप्ट नहीं है, ओनली टेक ओथ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हेन अ मनी बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू, प्रेसिडेंट के पास क्या है, पावर है कि वो क्या कर सकता है। और ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी ये देखा था, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करके बताइए, इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है तो इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मनी बिल। मनी बिल आपको पता होना चाहिए कि
जो है वो क्या होता है और फाइनेंशियल बिल क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, मैं ये आज करवा रहा हूं, आगे इससे रिलेटेड और भी जो है वीडियो वो आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तब मैं वहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा। चलिए अब ध्यान से सुनना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा और ध्यान से सुनिए। चलिए यहाँ पर है आपका मनी बिल, यहाँ पर है आपका फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। बहुत सारे लोग ना इन दोनों को मर्ज करके मान लेते हैं, ये 2 हैं। ठीक है, जो आर्टिकल अगर बात करें इसमें 110 आर्टिकल आता है, इसका आर्टिकल आपका 117 का 1 है, इसमें 117 का 3 है। ठीक है, अब बात करें कंटेक्स के बारे में तो ओनली आर्टिकल 110 जो है वो मैटर्स आते हैं, जिसमें टैक्स हो गया, बोरोइंग आ गया, और इसमें जो आते हैं जनरल चीजें भी आ जाती है, इसमें मनी एंड अदर्स लॉ आ जाते हैं। इसमें एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो आपके CFI से निकालना है, बट नॉट आर्टिकल जो है 110 जो है आपका 110 के मैटर्स जो है वो इसमें नहीं आते हैं। अब इसमें इंट्रोडक्शन इसको कहां पर करा जाता है, इंट्रोड्यूस लोकसभा में करा जाता है, इसको भी लोकसभा में करा जाता है, बट इसको ना आप लोग दोनों में किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन इसमें रिक्वायर होती है फॉर इंट्रोडक्शन की लिए, इसमें भी रिक्वायर होती है फॉर जो है इंट्रोडक्शन, इसमें जो है ना कंसिडरेशन के लिए जो है रिक्वायर होती है उनकी रिकमेंडेशन। ठीक है, देन राज्यसभा की मैंने बात करें तो लिमिटेड पावर जो है 14 डेज के अंदर जो है इसको पास करना ही होता है, और इसमें बात करें तो फुल पावर राज्यसभा के पास होती है, और लेकिन ध्यान रखना मनी बिल के लिए लिमिटेड पावर होती है और इसके लिए भी फुल पावर राज्यसभा के पास होती है। ज्वाइंट सीटिंग इसमें नहीं होती है। यस, इसमें फाइनेंशियल बिल में, दोनों फाइनेंशियल बिल में ज्वाइंट सीटिंग अलाउ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है स्पीकर फाइनली डिसाइड करता है, इसमें भी स्पीकर डिसाइडेड, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। ठीक है, मनी बिल में आप बात करते हैं कि मनी के बिल में जो टैक्सेशन होता है, टैक्सेशन इसके ना आप लोग ये ध्यान रखिए कि क्या क्या होता है, इसको ना आप लोग AIR से याद कर सकते हो टैक्सेशन को। इसमें अबोलिशन होता है, इम्पोजिशन होता है, रेमिशन होता है, अल्टरेशन होता है, रेगुलेशन होता है ऑफ द एनी टैक्स। किसी भी टैक्स का अगर हम लोग को जो है ये सारी चीजें करनी होती है उसको AIR से कर सकते हो, टैक्स में कोई भी चेंजेस वगैरह करने हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो मनी बिल के थ्रू होती हैं। इसमें अबोलिशन, इम्पोजिशन, रेमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन, किसी भी टैक्स पर अगर ये चीज करना हो तो ये आपका देखने को मिलेगी। बोरोइंग के बारे में बात करें, रेगुलेशन ऑन द ऑफ बोरोइंग बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो रेगुलेशन होता है इसमें किसी भी चीज को उधार लेना हो तो वह यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा होता है। कस्टडी, तो कस्टडी ऑफ जो है वो कंसोलिडेटेड फंड है आपका इंडिया, और जो कंटीजेंसी फंड है वो होता है, वहां से पैसा निकाला जाता है। ठीक है, फ्लो के बारे में बात करें, पेमेंट इनटू और विड्रॉल फ्रॉम द जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और अगर बात करें अप्रोप्रिएशन में टेकिंग मनी आउट ऑफ द जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज के बारे में बात करें, डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंसेस एज अ चार्ज एक्सपेंडिचर। ऑडिट के बारे में बात करें, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जैसे जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करें तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो एप्लीकेबल है। सुप्रीम कोर्ट जो है रूलिंग अगर देखा जाए 2018 की आधार कार्ड के केस में जो स्पीकर का डिसीजन था इज नॉट बियॉन्ड द कोर्ट रिव्यू, तो उनका जो डिसीजन है वो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो स्पीकर है कोई भी डिसीजन ले रहा है वो कोर्ट के रिव्यू से बियॉन्ड नहीं जाएगा, उसके ऊपर थोड़ी ना होगा, तो इसलिए जो है इसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ले लिया गया। जो फाइनेंस बिल है ये नीड प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन की जरूरत होती है फॉर इंट्रोडक्शन बट नॉट फॉर मूविंग अमेंडमेंट। ठीक है, जो फाइनेंशियल बिल 2 है इसमें ट्रीटेड लाइक अ ऑर्डिनरी बिल जो है इसको उसी की तरह जो है ट्रीट करा जाता है, बट कैन नॉट पास अनलेस प्रेसिडेंट रिकमेंड कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेचर कैन नॉन मेंबर बी प्रेसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, निम्नलिखित में से ध्यान रखना है कि यहां पर निम्नलिखित में से विधायिका में से एक गैर सदस्य पीठासीन अधिकारी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ये इनमें से कोई नहीं। चलिए सबसे पहले इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं। अब एक एक करके सारे ऑप्शन को देखेंगे। अब देखो पहला ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है, लोकसभा स्पीकर जो है वो मस्ट बी MP, उसको MP होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के, नॉट अ मेंबर। तो ध्यान रखना है कि वो मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के, वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो आपका थर्ड ऑप्शन है सी, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो विधानसभा के स्पीकर है उसको एमएलए होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है वो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकता है। देन राज्यसभा अलाउ इट, जो है राज्यसभा उसको अलाउ करती है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि एग्जामिनर के पास ऑप्शन की कमी पड़ जाती है तो वो नन ऑफ दिस लगा देता है, ऑल ऑफ द अबव डाल देता है। तो बस आप समझ जाओ कि जहां पर भी नन ऑफ दिस और ऑल ऑफ द अबव देखने को मिले तो वहां पर जो है आंसर कम देखने को मिलते हैं। बट अभी रिसेंटली थोड़े थोड़े से ट्रेंड होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे एलिमिनेशन ट्रिक बना रहे थे कि जो है नाइदर वन नाइदर टू नहीं होता है, तो अभी कुछ कुछ में होते हुए देखने को मिल रहा है। बट लेकिन पहले अगर आप देखोगे तो ये नन ऑफ दिस वाले जो होते हैं ये आंसर नहीं होते थे, ठीक है, ये जो है ना बकवास करता था यहाँ पर एग्जामिनर आपसे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद आगे हम लोग देखें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे। ये जो दो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से उस टाइम के रिलेटेड है, क्योंकि 1883 में पेपर हुआ था उससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना। बट एक चीज ये पूछता है कि उस टाइम की जो राजनीतिक पार्टी थी यहां से भी क्वेश्चन पूछा है, तो आज के टाइम पे जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, एटलीस्ट उनका नाम ध्यान रख लेना, ठीक है, कौन सी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी आपकी है तो उनको देख लेना, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा जो अगला है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन था आपका, तो वो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं, हमारा एक और चैनल है फनी जी की ट्रिक करके, वहां पर मैंने बहुत ही अच्छे से एनिमेशन से सारे जो स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है वो सब पढ़ा है, ट्रिक से आपको याद भी करवाया है, आप जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। सबसे पहले इसका आंसर कमेंट करके बताइए, तुक्का ही लगाइए, बाकी यहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इसकी पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्टेस्ट फ्रेंड पे मिल जाएगी, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रेट्स लिखी हुई है, तो 5 रेट को मैं पिछले साल जो है अच्छे से कवर करवाया था, पूरे 60 से ज्यादा पीवाईक्यू के साथ, इसमें आपके एनडीए, सीडीएस, जियो साइंटिस्ट वगैरह, स्टेट पीसीएस के भी सब इंक्लूड कर दिए थे, ठीक है, तो वो सारे जो है आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, बाकी ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, इसको भी देख लेना, ठीक है। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीस ऑफ सोशल लेजिस्लेशन, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लग सकता है आपका कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है, तो इसका हम लोग हैं एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करते हैं एक एक ऑप्शन का। तो सबसे पहला जो है वो क्या पूछ रहा है कि द इमोरल ऑफेंस एंड गर्ल्स ट्रैफिकिंग एक्ट, तो ये जो है ये आपका सोशल लेजिस्लेशन नहीं होगा, तो ये जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि ट्रैफिकिंग लॉ जो है वो एक सोशल रिफॉर्म के अंदर आता है। इसके बाद जो है बी आपका करेक्ट आएगा कि जो आपका मीसा एक्ट है ये जो है सिक्योरिटी लॉ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है, बट लेकिन ये सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं बात करता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरनल सिक्योरिटी को मान लेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी होती है, ये भी आपका सोशल जो है रिफॉर्म के अंदर आता है, नहीं वो सोशल रिफॉर्म नहीं है, वो एक लॉ है सोशल, वो सिक्योरिटी लॉ है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है, नॉट अ सोशल वेलफेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये भी इनकरेक्ट आएगा क्योंकि वहां पर नॉट पूछा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वहां पर बहुत सारे बच्चे लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट लोग ये गलती करते हैं कि जो वो नोट है ना वो नोट वर्ड को पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वहां पर नोट पूछा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है, बट जो यहाँ पर मीसा वर्ड है ना, ये मीसा स्टेटमेंट ये आपका गलत है, ठीक है, तो बट वहां पर नोट पूछा तो इसके हिसाब से ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हमारा सी ऑप्शन, तो वो ऑप्शन जो है वो हमारा सही इनकरेक्ट है, क्योंकि अनटचेबिलिटी ऑफेंस है, ये भी एक सोशल रिफॉर्म है। और बात करें हमारा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये भी एक सोशल लेजिस्लेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्मार्ट एक्ट क्या है कि सोशल रिफॉर्म हमेशा वेलफेयर की बात करते हैं, और जो सिक्योरिटी लॉ होते हैं वो जो कोएर्सिव होते हैं और जो है पॉलिस बेस्ड होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, इट इज ऑफन सेड दैट की टू द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लाई ऑन द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये अक्सर कहा जाता है कि जो हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी में किसमें नहीं थे, तो आप सबसे पहले आंसर कमेंट करिए, ठीक है। और यही जो है अभी रिसेंटली भी पूछा गया है, ध्यान रखिए एग्जैक्टली कीवर्ड पूछे गए हैं। तो जो आपका बेरीवारी केस था उसमें कहा गया था कि पहला ऑप्शन सही है वैसे इसका प्रीएम्बल, तो उसमें कहा गया था कि जो प्रीएम्बल है वो की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, ये चीज देखने को मिला था, ठीक है। और जो है आपका बी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि एफआर को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और एफडी है वो आपका 42nd में ऐड करी गई थी,
ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल फ्रेमिंग। और जो डीपीएसपी है आपका वो कंसाइंस ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा, उसको कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये ध्यान रखो, नॉट अ इंटरप्रेटिव की। ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो प्रीएम्बल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं आपकी, ठीक है। अब हमारे जो वीडियो बची हुई है वो बची हुई है आपकी फंडामेंटल राइट पे ड्यूटी पे अलग पे मैं एक सेपरेट जो है आपकी वीडियो बनाऊंगा, और डीपीएसपी पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फंडामेंटल ड्यूटी पे मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में अच्छे से रटवा चुका था आपको। तो अगर आप लोग इसकी वीडियो चाहते हैं सेपरेट विद पीवाईक्यू तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको सारे फंडामेंटल राइट जो है वो रटवा दूंगा और सारे राइट के प्रिंसिपल भी रटवा दूंगा आपको, ठीक है। उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि आपको अब नहीं रहेगा कोई भी याद करने का डर, क्योंकि आपके साथ है ना स्मार्ट सर, ठीक है। चलो देन हम लोग जो है आगे देखते हैं। 40वां हमारा क्वेश्चन है कि जो है जो हु डिसाइड कि ये जो मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। बाकी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट मैं दिखाता हूँ। फैक्ट तो बाकी मैं ऊपर बता ही चुका मनी बिल के, तो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप अपना स्कोर भी कमेंट बताइएगा कि अभी तक आपने जितने भी जो है क्वेश्चन लगाए उसमें से कितने आपके सही गए। बट मैं यहाँ पर ही नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आरआर प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट एक पेज लीजिए, और वो पेज लीजिए, और पेज में अभी मैं जितना भी चीज करवाया हूं उसको बिना देखे लिखिए, और फिर मेरे को जो है वापस यहाँ पर आकर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और जिनके पास पेन पेपर नहीं है वो लोग जो है कमेंट सेक्शन में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग लिखिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना % आपको चीजें याद आ रही हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका जो आईक्यू लेवल है वो किस लेवल पर है। ओके, चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं वापस से, हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ी थी। तो अगर ध्यान से देखो, हम लोगों ने जो है पहले यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन देखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो जो है वो इनकरेक्ट क्यों था, हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट क्यों सही था हमारा। इसमें हम लोगों ने बेसिक देखा था कि जो है इनको आर्टिकल कौन सा है, इनका अपॉइंट कौन करता है, टेन्योर कौन सा है, इनका रिमूवल कौन सा है, स्टेटस क्या है इनका जो इक्वल होता है सुप्रीम कोर्ट जज के। करंट स्टेटस में चीफ इलेक्शन कमीशन और जो है 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे। 6 और 65 का रूल हम लोगों ने देखा था, रिमूवल देखा था, 1+2 सिस्टम हम लोगों ने देख लिया था। देन इसके बाद हम लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट, इसका जो है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको। और जो है इसका आर्टिकल 1 to 4 है आपका, 1 2 का 4 एंड देन 147 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके 34 जजेस होते थे 65 ईयर के लिए, जो है इनका रिटायरमेंट होता था, बट कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता था, ये हम लोगों ने देखा था। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर आर्टिकल 143 हम लोगों ने देखा था, जो कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिकमेंडेशन ले सकता है या जो है बट वो बाइंडिंग नहीं होते थे, ये ध्यान रखना है। देन रेट की पावर देखी थी, एब्सोल्यूट राइट देखे थे। देन हम लोगों ने पार्लियामेंट देखा था कि इसमें प्रेसिडेंट भी आता है, हमारे आर्टिकल देखे थे। और हम लोगों ने बीएमडब्ल्यू से याद करा था, बीएमडब्ल्यू का बी पहले आता है, तो मतलब बजट सेशन होता है हमारा, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रहता है। फिर एम से होता है आपका मानसून होता है, फिर डब्ल्यू से विंटर सेशन होता है, बीएमडब्ल्यू विंटर जो होता है वो शॉर्टेज से होता है, तो बीएमडब्ल्यू से आप लोग याद कर सकते हो। फिर सरला ट्रिक देखी थी हम लोगों ने, इसमें संसद, राज्यसभा और लोकसभा आती थी। सरला में ऐसे हो गया आपका संसद, ऐसे हो गया राज्यसभा, और लोक से लोकसभा, ठीक है। तो इनके आर्टिकल सीक्वेंस में ही है, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। सरल से भी याद कर सकते हो, बाकी सरला से याद कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पंचायती राज देखे थे हम लोगों ने। पंचायती राज में ये जो है क्वेश्चन क्यों गलत था, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी मैं आप लोगों का काफी टाइम ले चुका हूँ और बहुत अच्छे से हम लोगों ने कराया है। तो इस बार पंचायती राज देखिए। पंचायती राज में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेसिक फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट में देखा था हम लोगों ने, 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिन बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पे जो है इन्फोर्स हुई थी। शेड्यूल जो है 11 शेड्यूल जो है 29 सब्जेक्ट और ये वगैरह हम लोगों ने देख लिए थे। 3 टायर होते हैं यहाँ पर, 20 लाख से कम पॉपुलेशन वाले जो है वहां पर, या उससे ज्यादा पॉपुलेशन वाले जो है वहां पर आपका जो है 2 टायर अलाउ होगा। यहाँ पर 21 साल की एज होनी चाहिए मिनिमम। वुमेन के लिए जो है 33% जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। देन इसके बाद जो है हम लोगों ने बाघ एलटी जिसे उनकी कमेटी याद करी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी। फिर हम लोगों ने उनके आर्टिकल याद करे थे। बाकी फिर हम लोगों ने फ्री इनिशिएटिव के बारे में बताया था, टेसरीज वगैरह इन सब के बारे में। देन बात करें फिर हम लोगों ने ये फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में डिफरेंस जो है आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें
ये सारे हम लोगों ने जो है पढ़ लिए थे। फिर हम लोगों ने 7 शेड्यूल देखा था कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर होते हैं। डिफेंस, रेलवे और बैंकिंग जो होता है, फॉरेन होता है। स्टेट लिस्ट में आपके पुलिस, एग्रीकल्चर और हेल्थ और लैंड और लोकल गवर्नमेंट आता है। और जो 5 सब्जेक्ट है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो कि जो है स्टेट लिस्ट से कौन करंट लिस्ट में आ गए थे, वो थे फॉरेस्ट, एजुकेशन, मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, ये सब आया था। फिर हम लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे, इंपॉर्टेंट डेट देखी थी हम लोगों ने। देन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इवेंट देखे थे उन लास्ट मीटिंग में कौन कौन से हुए थे। देन अगर हम लोग बात करें, फिर हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो है ये सारी चीजें अलग अलग जगह से देख सकते हो। फिर कौन किसको रेजिग्नेशन देता है, कौन किसको ओथ दिलाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी, वीडियो को पॉज करके पढ़ो इसको एक बार। स्टेट एग्जीक्यूटिव के हम लोगों ने देखे थे। फिर हम लोगों ने देखे थे कि मनी बिल से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है इंपॉर्टेंट, सारे फैक्ट को हम लोगों ने रट लिया था। मनी बिल से जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जो थे वो भी हम लोगों ने देख लिया था। इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोगों ने देख लिए थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है। राज्य के पुनर्गठन आयोग भी जो है मैंने आपको बता दिया था। रेट्स के लिए मैंने वीडियो देखने के लिए आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया था। फिर हम लोगों ने ये देख रहे थे कि कौन सा सोशल रिफॉर्म एक्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह जो है इन सब पे ऑलरेडी आएंगे। बाकी ये नोट्स वगैरह जो चेक करते रहना आप लोग। तो बाकी मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। और इस वीडियो में लिटरली अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो ना, तो इस वीडियो को उस गांव में बैठे हुए कोई जो एस्पिरेंट जो कि क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है उस तक जरूर पहुंचाना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, उनका भी भला हो सके। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, आप लोगों का भी ज्ञान बढ़े। बाकी आप लोग जो है हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।